नमस्कार, स्वागत है आप सबों का भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 1100 प्रश्नों की इस सीरीज में। और ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। तो लर्निंग ऑन ट्यूब पे आप सबका स्वागत है इस लास्ट वीडियो सेगमेंट में। और इसके बाद हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये जरूर आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1051। निम्न में से किन मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे के रूप में स्थापित किया है? मौलिक ढांचे के रूप में स्थापित किया है अनुच्छेद 14 को, और अनुच्छेद 19 को, और अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है, और 19 है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये तीनों जो है मौलिक अधिकारों को, इन तीनों मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे के रूप में स्थापित किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4 है हमारे ऑप्शन सी में। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 24 अप्रैल 1923 को तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया गया। सही है। और नेक्स्ट है, जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने पहली बार संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से मांग पेश की। तो यह भी सही है। इस प्रकार से पूछ रहा है कौन से कथन सही है। यहाँ पे ये दोनों ही कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1093। भारत के राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सा संविधानेतर और विधियेतर संस्था अथवा संस्थाएं हैं? तो ये संस्थाएं हैं संविधानेतर अथवा विधियेतर संस्थाएं। एक तो आंचलिक परिषदें और अंतर्राज्यीय परिषद, ये दोनों है संविधानेतर संस्थाएं। तो देखते हैं यहाँ पे 3 और 4 किस ऑप्शन में है। सॉरी, एक और है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी है। राष्ट्रीय विकास परिषद, आंचलिक परिषदें और अंतर्राज्यीय परिषदें, ये तीनों हैं। तो हमारा आंसर है 1, 3 और 4। तो ये है बी आंसर हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 1094। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय है? इससे क्या अभिप्राय है यह पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है उसका अभिप्राय यह है कि राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी, शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी। नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं में, खास करके राज्य द्वारा पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो यह नहीं होगा। और राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, तो यह भी है धार्मिक स्वतंत्रता, सॉरी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना से संबंधित। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 है ऑप्शन डी में। आंसर हमारा डी हो जाएगा 1, 2 और 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1095। भारत में सरकार संघात्मक है। भारत में सरकार संघात्मक है क्योंकि, अब संघात्मकता का इसमें बताना है डिफिनेशन कि क्यों संघात्मक कहा जा रहा है। तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें, देखते हैं सही कौन कौन से है। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी है, ऑफ कोर्स केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी है। और भारत में एक नागरिकता दी गई है, यह भी सही है। तो और अगला स्टेटमेंट देखते हैं, संविधान सर्वोच्च है, यह भी सही है।
और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह भी सही है। इस प्रकार से चारों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करने से संबंधित इसमें स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनंप अर्थात दृढ़ है। तो ठीक है, यह नहीं है। और नेक्स्ट है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान, भारतीय संविधान को एकात्मकता के लिए क्या क्या चीजें हैं यह देखना है हमें। लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान तो है, लेकिन यह एकात्मकता की विशेषता नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। यह नहीं था, यह भी नहीं होगा। और इसके बाद है, राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान, यह सही है एकात्मकता के अकॉर्डिंग। और राज्यों की सीमाएं अविनाशी है, यह भी एकात्मकता की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार से आंसर है केवल 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, अर्थात केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1096। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन पूछ रहा है कि कौन है। तो देखते हैं, इसमें मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार नहीं, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकते हैं। कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त अधिकार यह भी नहीं हो सकता है। कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त सारे अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकते हैं, तो यह नहीं होगा। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, तो यह सही है। और संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यह भी सही है। इस प्रकार से 3 और 4 सही है। देखते हैं ऑप्शन में, 3 और 4 नहीं, यहाँ पे शायद थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शायद 3 की जगह पे 2 लिख गया है, तो आंसर ए हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1097। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है? वित्त मंत्रालय के अधीन कौन कौन से विभाग नहीं है? वे विभाग हैं, एक तो न्याय विभाग तो है वित्त मंत्रालय के अधीन, ठीक है, यह नहीं होगा। सॉरी, जो नहीं होगा वो नहीं करते हैं, जो होगा वही डायरेक्ट देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन कौन कौन से नहीं हैं? तो जो जो नहीं है वे हैं, एक तो बैंकिंग विभाग नहीं है, और उसके बाद बजट विभाग जो है यह वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है, ठीक है। तो ये है 3 और 5, तो 3 और 5 है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, आंसर हो जाएगा सी, 3 और 5, यानी कि बैंकिंग विभाग और बजट विभाग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1098। प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत प्रत्याभूत किया गया है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट। प्रेस पर सामान्य रूप से कर लगाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सरकार ऐसी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत प्रत्याभूत किया गया है। प्रेस पर सामान्य रूप से कर लगाया जा सकता है, ठीक है। सरकार ऐसी विधियां लगाने में संवैधानिक रूप से सक्षम है जिनसे प्रेस का परिचालन कम हो सके। यहाँ पे हम देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इसका बी हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1099। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1, अनुच्छेद 40 को मिलाएंगे, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। 41 है काम करने के अधिकार से संबंधित, ठीक है। और उसके बाद 44 है समान नागरिक संहिता, और उसके बाद है
48 कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था से संबंधित है। तो इस प्रकार से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 अर्थात ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1100। निम्न में से कौन से कथन सही है? सही कथन चुनना है इसमें। तो इसमें है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 को अनुच्छेद 359 के अधीन निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 को 359 के अधीन निलंबित किया जा सकता है, नहीं। और अनुच्छेद 358 के अधीन राज्य की कार्यपालक तथा विधायी शक्ति अनुच्छेद 19 में समाविष्ट स्वतंत्रता के अधिकारों द्वारा निबंधित नहीं हो पाएंगी। यह सही है। तो इस प्रकार से केवल 2 सही है, आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अब मौलिक अधिकार बन गया है। तो यह तो सही है, हमारा ये मौलिक अधिकार बन गया है। और सर्व शिक्षण अभियान केवल उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में प्रारंभ किया गया है, नहीं। तो इस प्रकार से आंसर केवल एक सही है, तो ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, निम्न उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही कथन यहाँ पे भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, तो यह तो गलत है, ठीक है। ये गलत है। और नेक्स्ट है भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया, यह सही है। तो देखते हैं केवल 2 किसमें है, बी में है केवल 2, तो आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन से कथन अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में सही है? अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, सही है। और प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तीनों ही कथन सही है, तो अर्थात डी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1104। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, पहला कथन, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। और नहीं, कैबिनेट सचिव की सलाह पर नहीं किया जाता है विभागों का सृजन। और हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, यह सही है। तो यहाँ पे सही कथन है केवल 2, आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 1105। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री जो है वह अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता, तो यह नहीं होता। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी होता है, कैबिनेट सचिवालय का होता है। इस प्रकार से 2, 3, 4 यानी कि सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1106। भारत की संचित निधि है, इसको संचित निधि को मिलाया जाए। भारत की संचित निधि है अनुच्छेद 265 में, ठीक है। और धन विधेयक तो अनुच्छेद 110 में है। और उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहते हैं, तो यह है आपको अनुच्छेद 112 में। और इसके बाद भारत की आकस्मिकता निधि है, यह अनुच्छेद 267 में। इस प्रकार से ए का 4, बी का 1, सी का है, ए का 4 ही है ना, ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2,
ठीक है, तो आंसर है इसमें ए बी तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। तो ये सी हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ये कौन से कार्य होते हैं पूछ रहा है, ये कार्य हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे हैं, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, सही है। वह संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देता है। वह संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है। संसद की अवधि समाप्त होने के पश्चात वह चुनाव का आदेश देता है या नहीं होगा। तो 1, 2, 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1108 है, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था अपनाई जाती है। किस किस के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था अपनाई जाती है? तो ये है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, यानी कि 1, 2, 3 उपचुनाव में नहीं होता। तो ए आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 1109 है, सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप अर्थात प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, यह कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है, यह कुछ वर्षों के लिए सरकार को स्थायित्व प्रदान करता है और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के बीच उत्तरदायी होता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति किसी एक ही दल का होता है, नहीं, ठीक है, यह दलबद्ध भावना से परे होते हैं राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है, आंसर है ए 1109 का 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1110, यदि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था को परिवर्तित करना हो तो निम्न में से किन प्रावधानों का होना अनिवार्य है? तो इनमें से किन किन प्रावधानों का होना अनिवार्य है? लोकसभा में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन नहीं, और जनमत संग्रह भी नहीं होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था को बदलने के लिए। और इसके बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से किया गया संविधान संशोधन यह है, और आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थाओं द्वारा अनुमोदन, ठीक है, यह भी हो जाएगा। तो 3 और 4 हमारा सही होगा। यदि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था को यदि बदलना हो तो इनके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से किया गया संविधान संशोधन होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थाओं द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, यानी कि 3 और 4। तो आंसर है सी 3 और 4। नेक्स्ट है, संविधान में निम्न में से किन किन संवैधानिक पदों की शपथ एक समान है? तो ये है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ और भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ, इन दोनों के शपथ जो है एक समान है, अर्थात 1 और 3। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1112, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकलन समिति, आकलन समिति क्या है? आकलन समिति, तो आकलन समिति है, देखते हैं क्या है, एक तदर्थ समिति है, ठीक है। आकलन समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। आकलन समिति तदर्थ समिति नहीं है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें नहीं होते, और आकलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, अर्थात केवल 3 सही है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद की वित्तीय समितियां हैं? वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, आकलन समिति भी वित्तीय समिति है, और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति भी वित्तीय समिति है। इस प्रकार से 1, 2 और 3 सभी है वित्तीय समितियां। तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह सही है, ठीक है। और इसके बाद धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह भी सही है।
कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, यह भी सही है। इस प्रकार से 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2, 4 किस में है? 1, 2, 4 है सी में, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1115। निम्न में से कौन सी समितियां केवल लोकसभा में पाई जाती हैं? लोकसभा में पाई जाने वाली समितियां कौन कौन सी हैं? तो लोकसभा में पाई जाने वाली समितियां हैं, एक तो निजी सदस्यों के विधेयक एवं प्रस्तावों से संबंधित समिति भी लोकसभा में पाई जाती है, और अनुमान समिति लोकसभा में पाई जाती है। और ये सब जो है बाकी, जैसे सरकारी आश्वासन समिति, याचिका समिति और व्यापार परामर्शदायी समिति, ये सब केवल और केवल लोकसभा की नहीं है। तो इसमें से यानी कि 2 और 5 किस में है? 2 और 5 देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा 2 और 5 के लिए। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, सी 2 और 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही आवश्यक है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अगर पद से हटाना हो तो इन दोनों की कार्यवाही आवश्यक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। और इसके अलावा यदि आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति होनी है तो इसके लिए भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव में नहीं होगा, ठीक है। और संविधान संशोधन के लिए भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति अर्थात कार्यवाही आवश्यक है। यानी कि 1, 2 और 4 तो सी में है, 1, 2 और 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1117। कोई विधेयक, अधिनियम या कानून बनाने से पहले जिन चरणों से गुजरता है उनका सही क्रम क्या है? उनका सही क्रम है, तो पहले तो अधिनियम बनाने के लिए किसी भी विधेयक का सरकारी गजट में प्रकाशन होना जरूरी है, तो इसको नंबर 1 कर देते हैं। उसके बाद संशोधन नहीं, संयुक्त समिति के पास जाती है, इसको 2 कर दिए। उसके बाद संशोधन हो जाता है, ठीक है, इसको 3 कर देते हैं। और राष्ट्रपति की सहमति लास्टली होती है, तब यह अधिनियम बन जाता है। तो इस प्रकार से 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 है बी में, तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1118। भारित व्यय से तात्पर्य है, भारित व्यय से क्या तात्पर्य है? तो भारित व्यय से तात्पर्य है भारत की संचित निधि से व्यय जो कि गैर मतदान योग्य है। तो भारित व्यय से क्या तात्पर्य है? भारत की संचित निधि से व्यय जो कि गैर मतदान योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1119। संसदीय प्रावधान है पहली सूची में, और दूसरी सूची में इनसे संबंधित अनुच्छेद है, संवैधानिक अनुच्छेद। तो किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए हैं यह है पढ़ना हमें, तो देख लेते हैं। इसमें है नागरिक अधिकार कानून। नागरिक अधिकार कानून है यह अनुच्छेद इसको नागरिक अधिकार कानून को अनुच्छेद जगह भी नहीं है, 17 से मिलाएंगे, ठीक है। और अमानवीय मानव तस्करी कानून है, अमानवीय मानव तस्करी कानून अनुच्छेद 23 में। और पोटा कानून है, पोटा कानून अनुच्छेद 12 में है। और आर्मी कानून है अनुच्छेद 33। इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसके लिए आंसर है अनुच्छेद 134 एक को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना है, अर्थात सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा अथवा सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवा है,
भारतीय विदेश सेवा भी अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा भी अखिल भारतीय सेवा है, और भारतीय रक्षा सेवा भी अखिल भारतीय सेवा है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 सभी सही हैं, तो यानी कि आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 और 4। नेक्स्ट है 1122, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? शक्तियों के वितरण को, तो ये हो जाएगा 3 सूची जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची दी गई है, वे हैं अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1123। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका तात्पर्य है, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि यह अपनी अवमानना पर दंडित कर सकता है और इसके निर्णय को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है तथा किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद है भारत में चले सभी महत्वपूर्ण मुकदमों का अभिलेख इसे सुरक्षित रखने योग्य होते हैं, सभी के नहीं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय स्वयं पर बंधन कमी होता है, यह भी नहीं। तो इस प्रकार से 1 और 2 हमारा सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 1124, किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसका है? असंवैधानिक किसी भी विधि को घोषित कर सकता है तो वह केवल और केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, अर्थात 3 और 4। तो 3 और 4 है, सी में आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1125, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, सही है, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, और राज्य विधान परिषद को राज्य विधानसभा द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यह भी सही है। तो देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है। और राज्य विधान परिषद को राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर समाप्त किया जा सकता है, नहीं। तो इस प्रकार से 1 और 2 ही हमारा सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट है निर्देश 1126 से 1139, आगामी प्रश्नांशों में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। ए में है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, और सी में है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखते हैं क्या होते हैं इनके आंसर्स। कथन 1126 का कथन ए कह रहा है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदानों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग द्वारा किया जाता है, सही है कथन। और वित्त आयोग संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर विचार करने वाली यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही। तो ये इस कथन का ये कारण आर सही है, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों ही सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, अर्थात ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, सही है, क्योंकि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है और राजनीतिक दलों की संख्या भी बहुत अधिक है, यह भी सही है। और इसी कारण से कोई भी दलीय व्यवस्था या फिर कोई भी दल स्थायी तौर पर नहीं रह पाते हैं। तो ये कथन का कारण जो है सही है, तो इस प्रकार से आंसर इसका भी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका भी। ठीक है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं
कथन ए है, भारत एक गणराज्य है और भारत का राज्याध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है। बिल्कुल, गणराज्य का अर्थ ही होता है कि उसका जो प्रमुख होगा वह एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। तो यह भी आंसर ए ही देने योग्य है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्राप्त है और जम्मू कश्मीर राज्य को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्राप्त है, तो यह तो इसका ये तो सही है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर राज्य को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में विशेष दर्जा प्राप्त है, यह 1947 का अधिनियम नहीं है। तो इस प्रकार से ए सही है, आर गलत है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल की सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। यह भी सही है, इसमें ए सही है इसका। और दूसरा स्टेटमेंट है, बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। नहीं, तो इस प्रकार से यह भी आंसर सी है, अर्थात ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता संविधान में निश्चित उपबंधों द्वारा सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। यह भी सही है। हालांकि दोनों ही कथन सही है, लेकिन दोनों अलग अलग कथन है, तो आंसर इसमें बी हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1132 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की पराकाष्ठा है। बिल्कुल सही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की पराकाष्ठा है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यह भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों ही कथन जो है यह सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा। और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1133। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। ठीक है, सही है, और कारण उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। यह दोनों ही कथन सही है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है, तो यह भी सही है, लेकिन कारण इसका ये सही नहीं है, तो इस प्रकार से बी हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है 1134, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, सही है। और राज्यसभा के सदस्य भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुने जाते। यह भी सही है, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है इनका चुनाव, तो आंसर ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन ये भंग नहीं किया जा सकता, इसका कारण ये आर नहीं है। इस प्रकार से आंसर इसका बी हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, तो यह जो है धन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, तो यह जो है गलत हो जाएगा, ये गलत है। वित्तीय मसले पर अंतिम अधिकार लोकसभा को होता है, यह सही है, यानी कि ए गलत है, आर सही है, तो इसमें डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 1136, केंद्रीय प्रशासन से संबंधित कानूनों के निर्माण में संसद सर्वोच्च संस्थान नहीं है। संसद सर्वोच्च संस्थान नहीं है, तो यह भी इसका ये गलत है। और संविधान द्वारा संसद की व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियों के संबंध में उस पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यह सही है। इस प्रकार से ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
संसद सदस्य हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकते। ऐसा तो कोई भी प्रावधान नहीं है कि नहीं बोल सकते, तो इसका ए गलत है। और नेक्स्ट है, यदि हिंदी भारत की सरकारी भाषा है, यह सही है, तो ए गलत है, आर सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। यदि राज्यपाल यह महसूस करे कि राज्य की सरकार ने बहुमत खो दिया है तो वह मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, यह भी गलत है। और अगला है, राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है, यह सही है, ए गलत है, आर सही है, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 1139 का, यदि कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद का निर्वहन करता है तो उसे मिलने वाली सुविधाएं, वेतन एवं भत्ते संबंधित राज्य आपस में मिलकर अदा करते हैं, ये सही है। और इसके अलावा एक सरकारी सेवक तयशुदा वेतन भत्ते एवं सुविधाओं से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, यह भी सही है, लेकिन दोनों कथनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, अर्थात ए की सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है, हालांकि कथन दोनों ही सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। और लोक लेखा समिति के सदस्यों में राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, यह नहीं होगा, तो कौन से कथन सही है, तो केवल एक सही है, आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार से समाप्त होता है यह वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।